नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है, वस्तुओं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, ऑप्शन बी है दृश्यता, ऑप्शन सी वाचन वैकल्प, ऑप्शन डी लेखन वैकल्प। आप जानते होंगे जो हमारा लेखन वैकल्प होता है, लिखने संबंधी परेशानियां होती हैं जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है जो हमारा वाचन वैकल्प, ये हमारे पठन संबंधित है, विकृत होती है, जो सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दृष्टिपरता आप जानते हो जो हमारा अवधान न्यूनता अति सक्रियता होता है, ये होता है इसमें ध्यान हम नहीं दे पाते। कोई भी बच्चा लगातार किसी वस्तु पर ध्यान नहीं दे सकता, वो हमेशा बेचैन रहता है। तो ये जितने भी गुण हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। ऑप्शन बी है, सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है, सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऑप्शन डी, जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बालक ऐसा है श्रवण बाधित है। तो अध्यापक को हमेशा तब बोलना चाहिए जब बच्चा उसका चेहरा देख रहा हो, क्योंकि वो सांकेतिक रूप से उसको क्या देख सकेगा और वो क्या वाक्यों को समझ पाएगा, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। इसलिए वो क्या सिंबल के मेथड अर्थात सांकेतिक रूप से ओठों को पढ़ेगा और अपनी बात को समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसी गतिविधियां का चयन है जिसमें अंतर्दृष्ट और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किसे सम्मुख करती हैं? ऑप्शन डी है रटकर याद करना, ऑप्शन है बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी कुंठा, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो ऐसी गतिविधियां जो अंतर्दृष्ट और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, अर्थात इसमें बच्चा कैसा होगा, क्रिएटिव होगा, हमारा सृजनात्मकता को ये बढ़ावा देता है। ये अब सारी चिंतन पर आधारित होती हैं, क्योंकि आप एक ही समझ सक्षम है तो इसका मतलब है आप अब सारी चिंतन है। ऐसे ही प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, परीक्षा में कम अंक आने वाले विद्यार्थियों को ऑप्शन ए विशिष्ट विद्यालयों में भेज देना चाहिए, ऑप्शन बी केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, ऑप्शन डी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो कोई विद्यार्थी है कम अंक पा रहा है तो उसे दूसरे विद्यालय भेज देना चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल आ रहा है, केवल हमारा एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये गलती ये हो गया हमारे साथ। तो जो ऑप्शन सी दंड देना चाहिए तो बिल्कुल ये गलत है हमारा। तो ऑप्शन लेकिन दो हमारा डी है, तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। हमको देखना चाहिए विद्यार्थी की क्या क्या कमियां हैं, किस जगह वो कमी कर रहा है जिसके कारण उसके अंक कम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पिछले साल सीटेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। हमारा कथन दे देते हैं और उसमें कहते हैं, कथन एक में है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जो हमारा कथन ए है बिल्कुल सही है। कोई भी नई सामग्री हो बच्चों के ज्ञान से जोड़ने से उसके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जो हमारा रीजन है ये क्या कह रहा है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। क्या ये सही है? ये गलत है। अधिगम एक रेखीय नहीं होता, बहुरेखीय होता है, क्योंकि हम सीधे एक रेखा में अधिगम नहीं सीखते हैं। हमारा कभी ग्राफ बहुत ऊपर होता है, कभी बहुत नीचे होता है, तो एक रेखीय नहीं होता। ये हमारा गलत हो जाएगा जो हमारा तर्क है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बालक को नई सामग्री के द्वारा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। जो हमारा अधिगम है वो हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है, किसी संपत्ति को पढ़ाते समय एक अध्यापक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? अर्थात हमको यहाँ पर निगेटिव छांटना है।
हमारा ऑप्शन ए कहता है रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जो हमारे रूप होते हैं उसको हम भिन्न 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 क्षेत्रों के साथ उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करना चाहिए। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना चाहिए, इसमें बच्चे स्वयं सक्रिय होंगे। ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन डी कहता है गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलित का वर्जन करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अध्यापक को गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलित का वर्जन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। ऑप्शन बी संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। ऑप्शन सी है रट्टामार सीखना। ऑप्शन डी है दूसरों से ज़्यादा अंक पाने के लिए सीखना। जो हमारा ऑप्शन डी है ये गलत है, क्योंकि हमको तुलना बच्चों के अंदर नहीं डालनी है। हमारा ऐसा NEP 2020 कहता है। ऑप्शन सी है ये भी गलत है, रट्टा मार जो पद्धति है इसको हमको कम से कम लाना है, बिल्कुल खत्म करना है। हमारा NEP 2020 कहता है उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। ये भी हमारा गलत है। जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, क्योंकि NEP 2020 के अंतर्गत कहता है बालक जितना अधिक सक्रिय रहेगा अर्थात स्वयं करके ज्ञान अर्जन करेगा उसके लिए उतना ही वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जो मोटिवेशन चैप्टर है हमारा CDP के अंदर, इससे सीटेट के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है, इसलिए जो मोटिवेशन चैप्टर है इसको एक बार कंप्लीट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सजा से बचना, ये हमारा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। जो इनाम, ये भी हमारा बाह्य प्रेरणा है, चाहे कोई भी पुरस्कार हो बच्चा को ये बाह्य प्रेरणा होता है। असफलता का डर, ये भी हमारा क्या होता है बाह्य प्रेरणा होता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है रुचि, ये हमारा कैसा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। हमारे ऑप्शन है उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा या निराशा। तो हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ है निराशा, ये बच्चों के अधिगम में कैसा रहेगा बाधक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, एक कक्षा में जल संपत्ति की चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले में गंदे पानी के संदर्भ में देता है। बच्चे की इस भ्रांत पर अध्यापिका को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है इस जवाब को सिरे नकार देना चाहिए। ऑप्शन बी इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क कैसा है निराधार है। ऑप्शन सी इस बात को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। ऑप्शन डी केवल एक ही सही से जवाब जो है जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है जोर देना, कभी भी बच्चे पर जो भी उसका चाहे गलत तर्क हो या फिर सही तर्क हो उस पर कभी भी जोर नहीं देना, वो भी निगेटिव जोर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ऑप्शन ए है सीधे मुंह मना नहीं करना है। अध्यापक के तौर पर आपको उसके तर्क को समझना है फिर अपना तर्क देना है। तो ऑप्शन है बी ये भी जोर देने की बात कर रहा है, तो लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है उसके जवाब को अपना लेना चाहिए। हाँ पानी गंदा भी होता है, वो रंगहीन नहीं होता, और रंगहीन होने का ये उसका तर्क था। अब अपना तर्क देना चाहिए कि पानी क्यों नहीं रंगहीन होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। ऑप्शन ए है इनाम और दंड पर। ऑप्शन बी है मानकीकृत आकलन पर। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक संदर्भ पर। ऑप्शन डी है प्रतिपादक अध्यापन पर। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है इनाम और दंड पर हमारा सामाजिक संरचना उपागम बल नहीं देता है, ये क्योंकि ये नेगेटिव है इस पर बल नहीं देगा। जो मानकीकृत है कहीं भी आपको मानकीकृत दिख जाए हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए आपको गलत करना है यहाँ पर। जो हमारा ऑप्शन सी है जो हमारे सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं ये हमारे सामाजिक संरचनात्मक उपागम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात महत्व इसकी महत्ता अधिक होती है, ये इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। हमारे ऑप्शन है ये संदर्भित रूप में हो। ऑप्शन बी
अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, ऑप्शन सी। अधिगमकर्ता बाह्य कारकों द्वारा अभिप्रेरित हो, ऑप्शन डी। जानकारी असंबद्ध खंडों में प्रस्तुत की जाए। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यही राइट ऑप्शन है। अगर अधिगम के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे अधिक प्रभाव अर्थात प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा जब वो कैसा हो, हमारा संदर्भित मैनर में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, अर्थात ग्रास मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। आपने जब विकास डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा होगा सीडीपी में तो आपने ग्रास मोटर और फाइन मोटर के बारे में पढ़ा होगा। विकास डेवलपमेंट चैप्टर से हमारा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। इसके ऑप्शन है, एक पैर पर संतुलित करना, ऑप्शन बी एक मटर को उंगलियों से दबाना, ऑप्शन सी किताब के पन्ने पर रखना, ऑप्शन डी पेंसिल पकड़ना। तो यहाँ पर ग्रास मोटर होने की बात है, मैंने ट्रिक से इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। ग्रास मोटर अर्थात हम घास छीलते हैं तो घास कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा होने का आशय का है हम अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा मत अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कर रहे हैं। जब हम एक पैर के पास संतुलित होंगे अर्थात एक पैर उठा रहे होंगे तो हम पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहे होंगे, अर्थात ग्रास मोटर का ये बेस्ट एग्जांपल है। और बाकी बी सी डी जो है ये फाइन मोटर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है हमारा आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के केवल आनुवांशिक ढांचा, ऑप्शन सी केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ऑप्शन डी ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय। आपने ये भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट चैप्टर से सीटे के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा विकास होता है ये हमारे आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। कैसे होते हैं, ये गुणात्मक होते हैं। उर्वरत महोदय ने इनको कैसे बताया है, गुणात्मक बताया है। जो हमारा अनुवांशिक होता है इसके बारे में ये क्या होता है, अनुवांशिक हमारा फिक्स होता है। और लेकिन जो हमारा पर्यावरण होता है ये कैसा होता है हमारा, ये हमारा डायनामिक होता है अर्थात गतिशील होता है। ये जो पर्यावरणीय कारक है ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अनुवांशिक हमारा फिक्स होता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि गर्भाधान के उपरांत आनुवांशिकता में ना कुछ तो जोड़ा जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 2 से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं? जो हमारे अवधि होती हैं इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। तो 2-6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड अर्थात प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। और जो अर्ली चाइल्डहुड की बात है तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो इस अवस्था में बालक जो होता है भाषाई रूप से अर्थात भाषा सीखने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अर्थात हर एक भाषा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न अभिकथन है अर्थात हमारा कथन है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। बिल्कुल सही है, जो शहर के बच्चे होते हैं अधिकतर वो टीवी शो देखकर ही खेल करते हैं। तो इसमें तर्क जो है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो यहाँ पर मीडिया की बात हुई है, मीडिया के समाजीकरण की बात हुई है, तो ये हमारा कैसा कारक होता है, द्वितीय कारक होता है, सेकेंडरी मोटर होता है समाजीकरण का। जो हमारा परिवार होता है वो हमारा प्राथमिक कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक की गतिशीलता। बिल्कुल सही है, जो हमारा शिक्षक होता है उसको हमेशा गतिशील रहना चाहिए अर्थात उसको समय और बालक के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलते रहना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड है विविध सामग्रियों का प्रावधान। ये भी सही है, जो हमारे क्लास में हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं तो उनके अनुसार हमारी सामग्रियों में बहुत सारी विविधता होनी चाहिए। ऑप्शन डी है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। यहाँ पर क्या है, नकारात्मक है, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न किस स्तर पर बच्चों में से अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है?
वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं, बादलों और लुढ़कते हैं और पत्थरों में मनसाएं और इरादे हो सकती हैं। अर्थात ये जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है और ये जीन पियाजे के अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं निजी चीज़ों को भी जीवित मानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। 2 से 7 वर्ष की होती है। इसकी खास बात क्या है? बच्चे जीववाद, क्रमबद्धता, जो संरक्षण होता है, जो अपलटवादी होता है, ये सभी प्रक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। जो हमारा ये है संवेदी पेशी अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसकी खास बात ये है कि इस अवस्था में बालक कैसा वस्त स्थायित्व होता है, अर्थात जो भी देखता है उसके अंदर एक सीनरी बन जाती है और जो भी सीखता है अपने कैसे सेंसरी मोटर के अनुसार, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। और यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कैसी होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इसमें जो हमारी अपलटवादी, संरक्षण, केंद्रितता, ये सभी जो गुण होते हैं इसमें बालक करने लगता है और जो आगमन चिंतन भी करने लगता है। और जो हमारी आखिरी होती है 11 वर्ष से ऊपर प्लस वाली, ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी खास बात होती है बालक कैसा करने, अमूर्त चिंतन करने लगता है और निगमन तर्क करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अर्थात क्वेश्चन का जो मीनिंग है ये समझने वाला लायक है। इसमें भाषा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और विकास किसका करवाया जा रहा है? संज्ञात्मक विकास का। अर्थात महत्वपूर्ण किसको माना जा रहा है? भाषा को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लेव वाइगोस्की। अगर यहाँ पर संज्ञात्मक विकास पहले होता, पहले कौन होता है? ये अगर यहाँ पर होता पहले और भाषा अर्थात संज्ञात्मकता से भाषा का विकास होता, तो यहाँ पर राइट कौन हो जाता? हमारा जीन पियाजे राइट हो जाता। दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं और सीटेट एग्जाम में हर साल घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन ए है प्रतियोगिताओं के द्वारा, ऑप्शन बी है साथियों के साथ बातचीत करके, ऑप्शन सी है पुरस्कार के प्रयास करके और दंड से बचकर, ऑप्शन डी है उद्दीपक, अंकुर या अनुबंधन करके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अर्थात बातचीत करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची रूप में देखे जाते हैं, ऑप्शन बी है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिरूप बनाने को अग्रसर हैं, ऑप्शन डी केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो हमारे एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, वह स्वयं करते हैं और स्वयं सीखते हैं। आई होप यू इन्जॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास और प्रैक्टिस से लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।